नमस्ते अमीगोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन एक्सपेक्टेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी अलाउंस और पेंशन में नेक्स्ट मेजर रिवीजन लाएगी, जो लाइकली 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट हो सकता है। आज यू नो, पे कमीशन टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है ताकि गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर को इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ अलाइन किया जा सके। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ए पे कमीशन क्या है, क्यों ये इतना मैटर करता है और एम्प्लॉयज और पेंशनियर्स को कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पे कमीशन एग्जिस्ट क्यों करता है? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे कमीशन इसलिए सेटअप करती है ताकि एम्प्लॉयज का पे को फेयर और सिस्टमैटिक वे में रिवाइज किया जा सके। टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से परचेसिंग पावर ग्रेजुअली कम हो जाती है। साथ ही जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इवॉल्व होती रहती है। पे कमीशन इन सब फैक्टर्स को स्टडी करता है, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक कंडीशन और वर्कलोड चेंजेस, और फिर रिकमेंडेशन देते हैं ऐसी सैलरी स्ट्रक्चर के लिए जो एम्प्लॉय वेलफेयर और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी दोनों के बीच बैलेंस बना कर रखी है। इसीलिए पे कमीशन सिर्फ सैलरी हाइक का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर रिव्यू मैकेनिज्म होता है जो लॉन्ग टर्म फेयरनेस इंश्योर करता है। अब बात करते हैं पे कमीशन की टाइमलाइन की। इंडिया में अब तक टोटल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। सबसे रिसेंट थे 7th पे कमीशन, जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुई थी। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखा है। जनरली हर 10 साल में एक नया पे कमीशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस पैटर्न के बेसिस पर एक्सपर्ट्स और एम्प्लॉय यूनियन का मानना है कि 26 में 8th पे कमीशन का इम्प्लीमेंट काफी लाइकली है। इस टाइमलाइन की वजह से 8th पे कमीशन को लेकर अभी से डिस्कशन, एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि करोड़ों एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अब बात करते हैं ए पे कमीशन से कौन कौन बेनिफिट करेगा। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे वो किसी भी पे लेवल, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से हों। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल भी ए पे कमीशन का मेजर बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस डायरेक्टली पे रिविजन से लिंक होती है। साथ ही पेंशनर्स और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके पेंशन पे स्केल से कनेक्टेड होते हैं और पे रिविजन का इम्पैक्ट पेंशन कैलकुलेशन पर भी पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में, ए पे कमीशन सर्विंग एम्प्लॉयज के साथ साथ रिटायर्ड पर्सनल के लिए भी फाइनेंशियल रिलीफ और एडजस्टमेंट लेकर आने वाली है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, एक्सपेक्टेड सैलरी रिविजन। 8th पे कमीशन से लोगों की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन बेसिक पे इंक्रीज को लेकर है। अभी तक एग्जैक्ट नंबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन डिस्कशन का मेन फोकस फिटमेंट फैक्टर पर ही होता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब सिंपल है, ये एक मल्टीप्लायर होता है जो करंट बेसिक पे को अप्लाई होगा और वही डिसाइड करता है कि सैलरी हाइक नहीं होगी। अगर ए पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर इम्प्रूव होता है तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिक पे के साथ साथ टेक होम सैलरी पर भी पड़ेगा। इसलिए एम्प्लॉयज और पेंशनियर्स इस पॉइंट को सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हाई फिटमेंट फैक्टर मतलब हाई मंथली इनकम और बेटर एडजस्टमेंट विद इन्फ्लेशन। बेसिक पे के साथ साथ अलाउंस पर भी ए पे कमीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है डियरनेंस अलाउंस, डीए की। जैसे ही बेसिक पे रिवाइज होती है, डीए का कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली न्यू बेसिक के बेस पे होता है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे कंपोनेंट आ जाते हैं, जो आइदर बेसिक पे से लिंक होते हैं या रिवाइज स्लैब्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए जाते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि ओवरऑल मंथली इनकम भी इंक्रीज होती है। इसलिए पे कमीशन का इम्पैक्ट एक सिंगल नंबर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर के हर पार्ट पर ग्रेजुअली पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं पेंशनियर्स पर ए पे कमीशन का इम्पैक्ट की। पेंशनियर्स के लिए पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन लास्ट रॉ पेपर बेस्ड होती है। अगर बेसिक पे रिविजन होता है तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट मंथली पेंशन अमाउंट पर पड़ता है। एक पे कमीशन से हायर पेंशन, रिवाइज पेंशन फॉर्मूला और ओल्ड और न्यू पेंशनर्स के बीच बेटर पारिटी जैसे चेंजेस एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में, ये पे कमीशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और डिग्निटी को स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। अब एक काम है जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है एक मल्टीप्लाई जो करंट बेसिक सैलरी पर अप्लाई होता है और उसके बेसिस पर न्यू पे स्केल डिसाइड किया जाता है। एग्जांपल के लिए 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर
57 था। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे 10,000 रुपीज थी तो उनकी न्यू बेसिक पे 25,700 हो जाएगी। अब 8th पे कमीशन से एम्प्लॉयज इसलिए ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि लिविंग कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है, चाहे वो हाउसिंग हो, एजुकेशन हो या डेली एक्सपेंसेस। अगर इस बार फिटमेंट फैक्टर और हाई हुआ तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिक पे अलाउंस और ओवरऑल टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। इसलिए फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन का सबसे क्रूशियल एलिमेंट माना जा रहा है। अब समझते हैं इन्फ्लेशन और डियनेंस अलाउंस डीए का रोल क्या होता है। डीए का मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयज को इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्रोटेक्ट करना। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीए में भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होता है। अगर आप देखें पे कमीशन से पहले डीए काफी हाई तक पहुंच गया था और जब नया पे कमीशन इम्प्लीमेंट होता है तो यूजुअली डीए को न्यू बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम डीए रीसेट भी कहते हैं और ये एक बड़ी वजह से होता है। इस पे कमीशन के बाद सैलरी में सडन और सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलता है। सिंपल वर्ड्स में हायर इन्फ्लेशन हायर डीए, डीए मर्ज इनटू बेसिक पे, ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर का अपग्रेड। इसलिए इन्फ्लेशन और डीए 8th पे कमीशन के आउटकम्स में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लेकिन पिक्चर का एक और इम्पोर्टेंट साइड भी है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन। जहाँ एम्प्लॉयज हायर सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वहीं गवर्नमेंट को ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कंसिडर करना पड़ता है। पे कमीशन इम्प्लीमेंट करना सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं होता, इसमें करोड़ ऑफ रुपीज का एडिशन एक्सपेंडिचर ने नेशनल बजट पर प्रेशर, फिस्कल डेफिसिट और लॉन्ग टर्म पेंशन लायबिलिटीज जैसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि एम्प्लॉयज वेलफेयर और मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए बिना इकोनॉमी पर अनसस्टेनेबल प्रेशर डाले। इसलिए पे कमीशन डिसाइड सिर्फ डिमांड के बेस पर नहीं होता बल्कि अफोर्डेबिलिटी, रेवेन्यू पोजीशन और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सब कुछ कंसिडर करके किया जाता है। ये बेसिक एम्प्लॉय वेलफेयर वर्सेस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हर पे कमीशन का सबसे क्रिटिकल चैलेंज होता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या स्टेट भी एक पे कमीशन फॉलो करेगी? टेक्निकली पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, लेकिन प्रैक्टिस में सिर्फ काफी स्टेट गवर्नमेंट्स बाद में सिमिलर पे स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती है, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता। हर स्टेट में फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू पोजीशन और बजट कैपेसिटी को देखकर इंडिपेंडेंटली डिसाइड किया जाता है। इसलिए कुछ स्टेट सेंट्रल पैटर्न को क्विकली फॉलो कर लेती हैं, जबकि कुछ स्टेट डिले या पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। सिंपल वर्ड्स में 8th पे कमीशन का इफेक्ट स्टेट पर भी पड़ सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का टाइम और स्केल स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने अब तक ऑफिशियली क्या कहा है। अब तक 8th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं हुआ है, मतलब फॉर्मली अब तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आई। लेकिन साथ ही एम्प्लॉयज यूनियन की डिमांड, रेगुलर डिस्कशंस और मीडिया रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि इशू कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा रहा। जैसे जैसे पे कमीशन को लेकर कन्वर्सेशन और प्रेशर दोनों बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इस मैटर को एक्टिवली कंसिडर कर रही है। सिंपल वर्ड्स में ए पे कमीशन ना कंफर्म हुआ है ना रिजेक्ट, लेकिन एक्सपेक्टेशन और डिस्कशन दोनों क्लियरली ऑन टेबल हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एम्प्लॉयज नेचुरली हाई सैलरी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, स्पेशली जब इन्फ्लेशन का प्रेशर काफी ज्यादा हो। लेकिन रियलिटी ये है कि पे कमीशन की फाइनल रिकमेंडेशन सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड नहीं करती, वो लार्जली बेस होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन और ओवरऑल इन्फ्लेशन ट्रेंड पर। अगर हम पे कमीशन देखें तो एक पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन फाइनल आउटकम थोड़ा बैलेंस और रियलिस्टिक होता है। हाँ, ये भी सच है कि चाहे हाई एक्सपेक्टेशन से कम हो, पे कमीशन फिर भी मीनिंगफुल फाइनेंशियल रिलीफ लेकर आता है, चाहे वो बेसिक पे हो, अलाउंस हो या पेंशन बेनिफिट। इसलिए जरूरत है कि एम्प्लॉयज होप के साथ साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रखें। अब बात करते हैं पॉसिबल चेंजेस और डिलेज की। हर पे कमीशन के साथ डिले का रिस्क हमेशा रहता है। रीजन हो सकता है इकोनॉमिक स्लोडाउन, इलेक्शन साइकिल या फिर फिस्कल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। कभी कभी पे कमीशन लेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कभी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर इम्प्लीमेंटेशन डिले होती है तो जनरली इफेक्टिव डेट से पे किया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज का
फाइनेंशियल लॉस यूजुअली नहीं होता, सिर्फ पेमेंट थोड़ा लेट मिलता है। इसी डिले को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रियलिस्टिक रहना जरूरी होता है कि टाइमलाइन स्लाइटली शिफ्ट हो सकती है। अब सवाल आता है एम्प्लॉयज को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले रूमर्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दूर रहना चाहिए। सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और रिलायबल सोर्सेज पर ट्रस्ट कीजिए। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक्सपेक्टेड सैलरी हाइक पर डिपेंडेंट नहीं करता। पे कमीशन का प्रोसेस टाइम लेता है और फाइनल डिसीजन स्पेकुलेशन से काफी डिफरेंट भी होता है। इसलिए बेटर है कि आप अपने करंट इनकम के हिसाब से प्लान करें और फ्यूचर हाइक पे सिर्फ एक पॉसिबल बोनस की तरह देखें। तो एंड में ये समझना बहुत जरूरी है कि एट पे कमीशन इतना मैटर क्यों करता है। ये सिर्फ सैलरी हाइक का इशू नहीं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इनकम, मंथली सेविंग और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटीज पर, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। फैमिलीज की फाइनेंशियल प्लानिंग पे कमीशन डिसाइड करती है, इसीलिए इस पर इतना क्लोज अटेंशन दिया जाता है। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।